गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज का जो हमारा चैप्टर है जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा वीट साइंस पार्ट 1। हम वीट साइंस जो है यानी कि हम पढ़ेंगे खरपतवारों के बारे में। खरपतवार हम स्टार्ट करते हैं आज वाले चैप्टर से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बच्चों वीड क्या होता है। वीड जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खरपतवार। वीड इट इज द प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड या ये ए प्लांट विद नेगेटिव वैल्यू। कोई भी जो प्लांट, हम उस प्लांट को हम वीड बोल सकते हैं या उस पौधे को हम खरपतवार बोल सकते हैं, जिसे हम जिसको बोल सकते हैं कि जो कि अनवांटेड प्लांट है, यानी कि जिसकी जो वैल्यू है, मतलब लिखा हुआ है ए प्लांट विद नेगेटिव वैल्यू, यानी कि उसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है कि जिस तरीके से सपोज करो हमने हमारा फील्ड लगाया है, वहाँ पे हमने लगाया गेहूँ, तो गेहूँ हमने लगाया, उस प्लांट की क्या मिलती है, हमको इकोनॉमिक वैल्यू मिलती है। पर खरपतवार वो पौधे हैं जिसके लिए हमने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी है, किसी तरीके का बीज हमने भूमि में नहीं डाला है, या हम कह सकते हैं हमने अपनी जो भी जमीन है या जो भी अपना लैंड है उसको उसके अकॉर्डिंग सूटेबल कोई भी सूटेबल नहीं बनाया, कोई भी ऐसा माहौल नहीं दिया है। फिर भी जो कुछ पौधे जो अनवांटेड जिन पौधों की हमको ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पे उग जाते हैं, वो सारे पौधे बच्चों आपके आएंगे वीड की कैटेगरी में, या फिर हम बोल सकते हैं किसकी कैटेगरी में, खरपतवार की कैटेगरी में, यानी कि अनचाहे पौधे, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स जो कि आपके उगाए हैं कहाँ पे, चाहे वो क्रॉप लैंड हो या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉन क्रॉप लैंड हो, यानी जहाँ हम कल्टीवेट कर रहे हैं फसल, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी जमीन जो खाली पड़ी हुई है जहाँ पे किसी भी तरीके का हम कोई कल्टीवेशन नहीं ले पा रहे हैं। तो अब हमने समझा कि वीड क्या होते हैं, खरपतवार क्या होते हैं, यानी कि वो प्लांट जिनकी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं होती है, या हम बोल सकते हैं जिनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, यानी कि प्लांट विद द नेगेटिव वैल्यू इज नोन एज द वीड। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में यानी विश्व में अराउंड खरपतवारों की या फिर वीड्स कितनी स्पीसीज है जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान करती है, तो अगर हम बात करें विश्व के स्तर पे अराउंड 30,000 स्पीसीज ऑफ वीट, यानी कि जो हमारी जो 30,000 स्पीसीज, या हम बोल सकते हैं जो 30,000 जो प्रजातियां हैं खरपतवारों की, वो क्या करती है, सीरियस लॉसेस करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि काफ़ी जो क्रॉप को डैमेज करती है। ये डेटा कई बार पूछ लेते हैं कि कितनी स्पीसीज है वो जो अपने वर्ल्ड में खरपतवारों की पाई जाती है, तो इसमें आएगा आपके 30,000 स्पीसीज, यानी कि 30,000 स्पीसीज आपकी जो खरपतवारों की है वो वर्ल्ड में पाई जाती है विश्व में, जिसमें से 18,000 को सीरियस डैमेज, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जिसमें से 18,000 से 20,000 तक की जो स्पीसीज है वीड की वो क्या करती है, डैमेज करती है। फिर हम पढ़ेंगे 35% लॉसेज इज ड्यू टू वीड इन डेवलपिंग कंट्रीज। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो देश अभी भी डेवलप्ड हो रहे हैं, यानी कि टोटली हम बोल सकते हैं डेवलप्ड वाली कैटेगरी में नहीं है, जैसे कि हमारा देश हो गया भारत देश जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि विकासशील देश। अगर हम बात करें विकासशील देशों की, तो विकासशील देशों में जो आपके खरपतवार है या हम जिनको वीड बोलते हैं, वो अराउंड 35% लॉस हमारी जो क्रॉप में करते हैं, वो किसकी वजह से होता है बच्चों, वो होता है खरपतवारों की वजह से। फिर अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि विकसित देश जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, या हम बोल सकते हैं कि डेवलप्ड जो हो चुके हैं, उन कंट्रीज की अगर बात करें तो बच्चों जो आपका 5% लॉस है वो किसकी वजह से होता है, खरपतवारों की वजह से होता है। तो ये डेटा भी आप दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज तो 35% जो लॉस है वो वीट की वजह से होता है। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज यानी आपके विकसित देशों की, तो अराउंड 5% या हम बोल सकते हैं एक तरीके से 5% से भी कम जो आपका नुकसान है वो किसकी वजह से होता है, खरपतवारों की वजह से। फिर हम नेक्स्ट अपना चलते हैं कि टर्म वीड इज गिवन बाय, जो वीड जो शब्द है या फिर जो वीड खरपतवार जो शब्द है, टर्म है, वो किसने दी है, वो दी है जेथरो टुल ने। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि टर्म जो है वीड का टर्म है किसने दिया है, वो जेथरो टुल। फिर हम बात करते हैं बुक जो कि काफ़ी फेमस है, जिस बुक इस जो अपना ये वाला जो क्वेश्चन है इससे काफ़ी बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता रहा है कि जो बुक है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, बच्चों कौन सी वाली बुक है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। वो बुक
किसने लिखी है, तो वो बुक लिखी है आपके अगेन वापस जेथरो टुल ने। अगर हम वीड की बात कर रहे हैं, वीड साइंस की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो वीड से जो रिलेटेड आपके जो साइंटिस्ट है बच्चों वो है आपके जेथरो टुल। अगर हम बात करें टर्म वीड किसने दिया है, तो वो भी आपके जेथरो टुल ने दिया है। या अगर बोलें कि हम बुक है जो अपनी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री वो किसने लिखी है, वो भी लिखी है आपके सेम साइंटिस्ट है जिनको नाम है जेथरो टुल। फिर हम बात करते हैं विडीनेस। कई बार है दो टर्म है, एक तो है विडीनेस, एक है विडिंग। तो कई बार इससे क्वेश्चन आता है कि विडीनेस क्या होती है, विडिंग क्या होती है। वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना, क्योंकि इन दोनों लाइंस में अक्सर काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम विडीनेस की बात करें तो विडीनेस की बात मतलब है अबंडेंस है ऑफ वीट, यानी कि किसी भी जगह पर खरपतवारों का घनत्व होना, अबंडेंस होना यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना, या डेंस बोल सकते हैं हम सघन वाली अवस्था को, तो वो बोलेंगे हम विडीनेस। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी आपके लास्ट में आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, वो आपके आ रहा है विडीनेस। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वो विडीनेस की बात करें तो आपको इसका जो आंसर है वो जाएगा अबंडेंस ऑफ वीड, यानी वीड की जो डेंसिटी डिनोट करती है विडीनेस को। अगर हम बात करें विडिंग किसे बोलते हैं, तो विडिंग का मतलब होता है मैकेनिकल वीड कंट्रोल, यानी आप जिस तरीके से आपका जो वीड कंट्रोल के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कल्चरल हो गया, केमिकल हो गया, उसी में से एक मैकेनिकल कंट्रोल होता है, वो है विडिंग। तो विडिंग का मतलब मैकेनिकल वीड कंट्रोल और विडीनेस मतलब आपका अबंडेंस ऑफ वीड। ये कुछ मैंने आपको सिंपल से जो आपका वीड का इंट्रोडक्शन दिया है, और प्लस इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना जो नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट्स है वीड साइंस के, हम बात करेंगे अब कौन से जो इंस्टीट्यूट है जो वीड साइंस में स्पेशली हमको जो पढ़ना है, और वीड साइंस का जो डायरेक्टरेट है वो कहाँ पे है। तो अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो सबसे पहले है एनआरसी फॉर वीड साइंस, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ वीड साइंस कहाँ है। आप सबने पढ़ा होगा, ये आपके ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, आपने आपके जो 12th वाला जो लेवल है उस पर भी पढ़ा होगा कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ जो वीड साइंस है वो है आपका जबलपुर। जबलपुर एक शहर है, कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। और ये जो एनआरसी ऑफ वीड साइंस है ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो आपको बच्चों इसकी डेट याद रखनी है। जो आपका एनआरसी ऑफ वीड साइंस है वो स्टैब्लिश हुआ था 1989 में। अगर बात करें हम एनआरसी स्टैब्लिश कब हुआ था, तो आपका एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश हुआ था 1989। फिर जो एनआरसी था जो सबसे पहले हमारे देश में बना था नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ वीड साइंस के नाम से, फिर इसको इन्होंने क्या करा, रीनेम करा, यानी वापस से इसको नाम बदलकर इसका क्या कर दिया, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस एंड रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं DWSR, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस एंड रिसर्च। तो इसका जो रीनेम है यानी कि इसका वापस दोबारा नाम रखा था वो रखा था 2009 में। तो आपको ये जो डेट्स है वो एग्जैक्टली याद रखनी है कि जो एनआरसी आया था वो 1989 में आया था, फिर इसका नाम चेंज करके DWSR डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च वो 2009 में करा था। फिर अगेन इसको वापस से इसका जो नाम है वो बदला गया है। वो नाम क्या था बच्चों, वो था डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, यहाँ पे था वीड साइंस रिसर्च, यहाँ से उन्होंने क्या करा, एस को हटा के सीधा इन्होंने रख दिया डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। ये कब करा है बच्चा, 2014 में। तो तीनों डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि जो अगर इंस्टीट्यूट अगर हम वीड साइंस का इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन तीनों से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर एनआरसी पूछे तो 1989, DWSR यानी जहाँ पे साइंस रिसर्च आ रहा है 2009, फिर अगेन इन्होंने नाम चेंज करा है 2014 में, जिसको DWR बोल देते हैं, यानी डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। साथ में ही आपको इनकी फुल फॉर्म के साथ इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो DWR हो या फिर DWSR हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट का आपको शॉर्ट नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में जो भी पूछा जा रहा है कई बार क्या करके पूरा का पूरा ना पूछ के वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए DWR कहाँ है, तो आपको इस चीज़ का है वो खास ध्यान रखना है। फिर अगर आप बात करें कि इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस, यानी कि जो वीड साइंस का जो इंडियन जर्नल है वो कौन पब्लिश करता है, तो जाहिर सी बात है अगर वो बोल रहा है कि वीड साइंस का जो जनरल है वो कहाँ से निकलता है, तो वो मतलब ऑब्वियस सी बात है वो जबलपुर से ही निकलता है, क्योंकि अपना डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च जो इस सबको मैनेज करता है, या हम बोल सकते हैं जो वीड का अपना हेडक्वार्टर है वो अपना डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च है। पीछे मैंने इसकी इमेज डाली हुई है, ये जो कहाँ पे सिचुएटेड है वो है बच्चों जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो फिर आपकी बात हुई जनरल की। अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस, यानी कि जो आपकी वीड साइंस की जो इंडियन सोसाइटी है उसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो क्या बच्चों, वो है आपका 1968। ये कुछ एक
जो डेटा है वो जो कि एग्जाम्स में आते हैं, और ये बहुत ही वीट साइंस के जो कॉमन इंस्टीट्यूट है जो पूछे ही जाते हैं, लेकिन पेपर पैटर्न आजकल हार्ड होने की वजह से साथ में इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये पढ़ना है। प्लस इनका जो भी शॉर्ट फॉर्म है, चाहे वो DWSR हो या DWR हो, ये आपको पढ़ना है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि इंडियन जर्नल ऑफ वीट साइंस कौन निकालता है, तो ऑफ कोर्स ये कौन निकालता है आपका, ये निकालता है आपका जो भी है डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वीट की। अब हम वीट की कैटेगरी या फिर वीड है जो खरपतवार है वो किस किस प्रकार के होते हैं, कितनी तरीके के होते हैं, अब हम उनकी पूरी स्टडी करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ वीड यानी वीड्स के प्रकार। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑब्लिगेट वीड की तरफ, जो आपने कॉमन आपने बहुत पढ़ा भी होगा और आपने देखा भी होगा। अगर हम बात करें कि ऑब्लिगेट वीड क्या होता है, तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑब्लिगेट वीड होता है, वीड ऑफ द क्रॉप लैंड, यानी जो ऑब्लिगेट वीड है उनको हम बोलते हैं जो क्रॉप्ड लैंड है उनके खरपतवार। बच्चों भी क्रॉप्ड लैंड क्या होती है, तो आपको ध्यान में रखना क्रॉप्ड लैंड जहाँ पे आपने आपकी जो क्रॉप है या जो फसल है वो वहाँ पे उगा रखी है। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास आपकी जो ज़मीन है वहाँ पे आपने मतलब राइस लगा रखा है, या फिर हम बोल सकते हैं वीट की क्रॉप लगा रखी है। तो यानी कोई भी ऐसी लैंड, क्रॉप्ड लैंड मतलब कि जहाँ पे आपने फसल है वो क्या कर रखी है, ग्रो कर रखी है, वो लैंड आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, क्रॉप्ड लैंड, यानी जहाँ पे आपने आपकी फसल ग्रो कर रखी है। अगर बात करें हम नॉन क्रॉप्ड लैंड की, नॉन क्रॉप्ड यानी कि नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे हमने किसी भी तरीके की कोई भी खेती नहीं कर रहे हैं, या फिर हमने वहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन हम नहीं कर रहे हैं, जो कि खाली पड़ी हुई जमीन है, उसको हम बोलेंगे नॉन क्रॉप्ड लैंड। अगर बात करें हम ऑब्लिगेट वीड, तो ऑब्लिगेट वीड किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीड ऑफ क्रॉप लैंड। ऑब्लिगेट वो वीड होते हैं जो कि स्पेशली इनको कौन सा वीड बोला जाता है, क्रॉप्ड लैंड वीड, यानी जहाँ पे अपना कल्टीवेशन हो रहा है उस लैंड के वीड बोले जाते हैं। फिर है ये इनकेपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन वाइल्ड कम्युनिटी। तो जो बच्चों ऑब्लिगेट वीड होती है उनकी खास बात ये होती है कि ये वीड की, ये खरपतवारों की वो कैटेगरी है जो सिर्फ और सिर्फ ग्रो होती है कहाँ पे, आपके क्रॉप्ड एरिया में, यानी कि जहाँ पे आप अपनी फसल ले रहे हो या जहाँ पे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कंटिन्यू है। अगर इनकी बात करें तो ये वाइल्ड कम्युनिटी यानी कि जो आपका नॉन क्रॉप्ड एरिया, ये जो आपको एरिया खाली पड़ा है, बैरन लैंड है, वहां पे आपको ऑब्लिगेट वीड देखने को नहीं मिलेंगे। ऑब्लिगेट वीड के साथ सिर्फ ये है कि इनमें मतलब ऑब्लिगेट का मतलब ऑब्लिगेशंस, यानी कि वो वीड जो सिर्फ आपकी क्रॉप्ड एरिया में लग सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो जहाँ पे आप कल्टीवेशन कर रहे हो क्रॉप के, वहाँ पे जो वीड लग सकते हैं वो वीड आएंगे आपके ऑब्लिगेट वीड की श्रेणी में। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन से पता चल रहा है इनकेपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन ए वाइल्ड कम्युनिटी, यानी कि जो वाइल्ड कम्युनिटी है, यानी जो नॉन क्रॉप्ड एरिया है या फिर जो खाली पड़ी हुई वेस्ट लैंड है या फिर इस तरीके से, तो उसमें ये सर्वाइव नहीं कर सकते। इनके साथ एक कंडीशन है, वो कंडीशन या वो शर्त ये है कि ये सिर्फ क्रॉप्ड एरिया में ही उगेंगे। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है बच्चों, क्रॉप्ड लैंड, यानी कि वीड ऑफ क्रॉप लैंड। फिर हम इनके एग्जाम्पल की बात देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम वीड साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपकी जो एग्जाम्स है ज्यादातर अगर वीड से कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर्स में, तो आपको पता है वो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल से आते हैं। सबसे पहले हम बात करें वो है आपका कॉन्वुलस अर्वेंसिस। ये आपको पता है कि जो कॉन्वुलस अर्वेंसिस है इसको हम हिंदी में बोलते हैं हिरणखुरी। अब कॉन्वुलस अर्वेंसिस है तो वो हिरणखुरी बोलते हैं। ये वीड किसका वीड है बच्चों, ये वीड है आपके वीट की क्रॉप का, यानी कि जहाँ पे आपने गेहूं की फसल लगाओगे वहाँ आपको ये वीड देखने को मिलेगा। तो इसका जो इसी वजह से ये वीड आ गया ऑब्लिगेट की श्रेणी में, हमने इस वीड को रख दिया है। इसका जो हिंदी में बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हिरणखुरी। दूसरी बात करें हम फेलरस माइनर इन वीट, जो आपका फेलरस माइनर है जिसको हम गेहूं का मामा भी बोलते हैं या फिर जिसको गुल्ली डंडा भी बोला जाता है। तो जो फेलरस माइनर जो वीड है वो भी आपका वीट का वीड है। तो आपको यहाँ पे पढ़ना कि कौन सा वीट है जो ऑब्लिगेट वीड में आ रहा है, यानी कि जो क्रॉप्ड एरिया के वीड है। तो अगर बात वो वीट की कर रहा है तो ऑफकोर्स ये बात है कि वहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, वीट का कल्टीवेशन होता है। फेलरस माइनर है तो ऑटोमेटिक आप समझ पा रहे हो कि फेलरस माइनर किसका वीड होगा, वो होगा आपके वीट का। फिर थर्ड पे हम बात करें आइकन क्लोवा इन राइस। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है कि चावलों का सबसे जो मेन खरपतवार है वो कौन सा है, वो आइकन क्लोवा स्पीसीज है जिसको हम वाइल्ड राइस भी बोल देते हैं। तो ये भी बच्चों आपका कौन सा वीट हो गया, ये हो गया अपना का कल्टीवेटेड लैंड का वीट, क्योंकि राइस में लग रहा है, राइस की फसल में लग रहा है, तो इसको हमने रखा ऑब्लिगेट की श्रेणी में। फोर्थ पे हम बात कर देते हैं अमरैंथस स्पीसीज इन खरीफ क्रॉप। ये आपके सारे के सारे जो वीट है
चाहे वो कॉन्वोलस अर्वेंसिस हो, हिरणखुरी की बात चल रही हो, फिर फेलरिस माइनर की बात चल रही हो जो वीट में होता है, आइकिनक्लोवा इन राइस, आइकिनक्लोवा स्पीसीज की बात चल रही हो जो कि आपके राइस में होता है, या फिर आपके एमरेंथस स्पीसीज इन खरीफ क्रॉप। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये आपके हैं बच्चों ऑब्लिगेट वीट के। और जो पीछे मैंने इमेज लगाई हुई है जो थोड़ी ब्लर सी है, वो इमेज देख पा रहे हो, वो वीट में फेलरिस माइनर है। साथ में आपको अगर आप वीट साइंस की स्टडी कर रहे हो, आपको वीट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे आपका जो एंट्रेंस हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो साथ में आपको जो वीट के जो इमेजेस है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी चीज़ों को रिटेन करने में, चीज़ों को याद करने में। तो ये थे बच्चों हमारे ऑब्लिगेट वीट के एग्जाम्पल्स। अब जो हमारा दूसरा टाइप है वो चलते हैं फैकल्टेटिव वीट। अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्लिगेट, तो ऑब्लिगेट के साथ ही एक और जो वीट आता है वो हमारी श्रेणी है, वो हमारी कैटेगरी है फैकल्टेटिव वीट। फैकल्टेटिव वीट अब क्या होता है? वीड्स ऑफ नॉन क्रॉप्ड एरिया। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, जो ऑब्लिगेट वीड होते हैं वो कौन से वीड है? वीड ऑफ क्रॉप्ड एरिया, यानी जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं या जहाँ पे हमने हमारी फसल ले रखी है, उन एरिया का जो वीड था वो ऑब्लिगेट था। बट अगर हम फैकल्टेटिव की बात करें तो फैकल्टेटिव को स्पेशली बोला जाता है वीड ऑफ नॉन क्रॉप्ड एरिया, यानी कि जहाँ पे किसी तरीके का कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, जहाँ पे किसी भी तरह की कोई क्रॉप नहीं लगी हुई है, या हम कह सकते हैं जो वाइल्ड कम्युनिटी है, खाली पड़ी हुई जगह है, बंजर जमीनें हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो ग्राउंड खाली पड़े होते हैं, वहाँ पे जो आपके वीड जो लगते हैं उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव वीड। तो फर्स्ट अपना हो गया कि वीड्स ऑफ नॉन क्रॉप्ड एरिया। इनको कौन सा वीड कहा जाता है बच्चों? इनको बोला जाता है वीड ऑफ नॉन क्रॉप्ड एरिया। फिर अगर दूसरे की बात करें, वीड दैट ग्रो इन वाइल्ड कम्युनिटी एंड ऑल्सो माइग्रेटेड टू द कल्टिवेटेड क्रॉप फील्ड, यानी कि वो वीड जो अगर प्राइमरीली बात करें हम तो लगते कहाँ पे? वाइल्ड कम्युनिटी में, यानी कि जो जगह आपकी खाली पड़ी है या फिर जहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है नॉन क्रॉप्ड एरिया में, बट इट ऑल्सो माइग्रेटेड टू द कल्टिवेटेड क्रॉप फील्ड। बट अगर ये माइग्रेट भी हो सकते हैं, मतलब इनके साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये सिर्फ वाइल्ड कम्युनिटी में लगेंगे। फैकल्टेटिव वीड वो होते हैं जो वाइल्ड कम्युनिटी इनका प्राइमरी है, हाँ वहाँ पे ये आएंगे ही आएंगे, बट ये माइग्रेट हो सकते हैं। ऑल्सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? माइग्रेटेड टू द कल्टिवेटेड क्रॉप फील्ड। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपना क्रॉप्ड एरिया है, यहाँ जहाँ पे हम कल्टीवेट कर रहे हैं, हमने फसलें लगा रहे हैं, वहाँ पे भी माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे ऑब्लिगेट वीड के साथ था कि वो सिर्फ कल्टीवेटेड एरिया में लगेंगे, बट ये नॉन कल्टीवेटेड एरिया में लगते हैं, प्लस माइग्रेट कर सकते हैं ये ऑल्सो कल्टीवेटेड एरिया में। बहुत कॉमन सी चीज़ है, पर ये एग्जाम में आती है, बच्चों को अक्सर ये कंफ्यूज करती है। फिर हम पढ़ेंगे ऑल्सो नोन एज द एपोफाइट। अगर हम फैकल्टेटिव वीड की बात करें तो इनको एपोफाइट वीड भी कहा जाता है, क्योंकि द वर्ड एपोफाइट इंडिकेट द दोज प्लांट दैट ग्रो ऑन अबेंडेंट फील्ड। एपोफाइट, इनको अब कई बार पूछ लेते हैं कि जो फैकल्टेटिव वीड है उसको क्या बोला जाता है। तो जो फैकल्टेटिव वीड है उनका जो दूसरा नाम है उनको एपोफाइट के नाम से भी बोला जाता है। और जो वर्ड एपोफाइट है उसका यही मीनिंग है कि जो वीड जो कहां पे कल्टीवेट हुआ है? अबंडेंट फील्ड में। तो जो बच्चों कहां पे कल्टीवेट हुए हैं? जो कि अबंडेंट फील्ड, यानी कि अबंडेंट का मतलब है जो फील्ड हमने छोड़े हुए हैं या फिर जिन फील्ड्स का हमने त्याग कर दिया एक तरीके से, जो खाली पड़ा हुआ जो एरिया है उनको हम अबंडेंट फील्ड बोलते हैं। तो जो एपोफाइट आपका वर्ड है इसका मीनिंग ही ये होता है कि जो प्लांट ग्रो होते हैं कहाँ पे? अबंडेंट फील्ड में। इसीलिए जो फैकल्टेटिव वीड है उसको हम जो दूसरा जिस नाम से जाना जाता है बच्चों वो है आपका एपोफाइट वीड। अब बात करें हम इनके एग्जाम्पल की, तो जो आपके फैकल्टेटिव के एग्जाम्पल आ जाएंगे वो सबसे पहले आपका ओपोन्शिया आ जाएगा, या फिर लैंथाना कैमेरा आ जाएगा, या फिर पार्थेनियम आ जाएगा। जो आप बैकग्राउंड में जो पिक्चर देख रहे हो वो बच्चों वो है आपके पार्थेनियम की पिक्चर। आपको ये सारे वीड है वो आपको पहचानने आना चाहिए। जो पार्थेनियम वीड है वो स्पेशली कहाँ पे उगता है? ये कल्टीवेटेड लैंड का या फिर क्रॉप के बीच में ग्रो नहीं होता है। ये जो अपनी खाली जमीन पड़ी हुई है, जो हमने ऐसे ही लैंड छोड़ी हुई है, अबेंडेंड लैंड है, उन पे पार्थेनियम ज़्यादा उगता है। लेंटाना हो गया, वो भी आपका फैकल्टेटिव वीड है, यानी कि अबेंडेंड लैंड जो हमने छोड़ी हुई है उसका वीड है। अब बात करें हम ओपोन्शिया भी आपका जो एग्जाम्पल है वो किसका है? फैकल्टेटिव वीड का एग्जाम्पल है। फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की, वो है इंडिजीनियस वीड। बच्चों हमने भी पढ़े हैं अपने वीड के दो टाइप, ऑब्लिगेट हो गया प्लस फैकल्टेटिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंडिजीनियस वीड। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ये जो वीड है इसका जो बच्चों जो कैटेगराइजेशन करा गया है वो किसके अकॉर्डिंग करा गया है? अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन ओरिजिन।
अब जो हमारी वीट की खरपतवार की या वीट की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बच्चों बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो खरपतवारों का है वो वर्गीकरण। अगर हम बात करें बेस्ड ऑफ ओरिजिन यानी ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, तो ये कितने तरह के होते हैं बच्चों? ये होते हैं 2 तरीके के। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिजीनियस वीट, जिनको हम क्या बोलते हैं? नेटिव वीट भी बोलते हैं। इंडिजीनियस का मतलब वो होता है वो खरपतवार जिनका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है बच्चों? भारत है, या फिर बोल सकते हैं जो अपना एशिया कॉन्टिनेंट है वो है। तो इसलिए इन वीड्स को हमने किसकी कैटेगरी में रखा हुआ है? इस वीड को रखा हमने इंडिजीनियस की कैटेगरी में, यानी कि वो वाले वीड जिनका उत्पत्ति स्थान क्या है? अपना भारत है। इसलिए नेटिव ऑफ आवर कंट्री, जो इंडिजीनियस वीड है उनको क्या बोला जाता है? नेटिव ऑफ आवर कंट्री, यानी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो अपनी कंट्री है, जो अपना देश है, वहाँ से हुई है। तो इसलिए इनको बोलते हैं इंडिजीनियस वीड, ऑल्सो नोन एज द नेटिव वीड। फिर इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो नेटिव वीड है उसका एग्जाम्पल है आइकिन कोलोना इन द राइस। ये जो वीड होता है आपका सेन, जो आइकिन क्लोवा जो कोलोना वाली जो स्पीसीज है वो आपकी राइस की है, और ये जो वीड है वो कौन सी वीड में आता है बच्चों? ये आता है इंडिजीनियस वीड, या फिर हम बोल सकते हैं नेटिव वीड, यानी उत्पत्ति के आधार पे इनका जो उत्पत्ति का जो स्थान है वो क्या है? वो है अपना भारत है, या फिर जो भारत वाले जो एरियाज हैं वो। फिर है अगर बेस्ड ऑन ओरिजिन, पहला हमने टाइप पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर जो पहला वीट का टाइप था वो था आपका इंडिजीनियस वीड, या फिर बोलते हैं जिनको नेटिव वीड्स, जो कि अपनी कंट्री के हैं। जो अपना दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एक्सोटिक वीड। एक्सोटिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो खरपतवार या वो वीड जिनका उत्पत्ति स्थान है वो भारत ना होके कोई और देश है, यानी कि एक्सोटिक, यानी जिनको हम फॉरेन वीड भी बोल देते हैं, या फिर जिनको हम एक्सोटिक यानी कि बाहर के देशों वाले वीड बोल देते हैं, या फिर इनको हम बोल देते हैं ऑल्सो नोन एज द एलियन वीड। एलियन नाम है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा वीड जो कि आपका कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? किसी बाहर वाले देश से। या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड वीड, यानी कि जो इंट्रोडक्शन जिसका हुआ है कहीं से किसी अनदर कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर। तो वो सारे जो वीड है वो आ गए आपकी जो एक्सोटिक वीड है उनकी कैटेगरी में। आपको ध्यान में रखना है एक्सोटिक वीड को कौन से नामों से बोला जाता है। एक्सोटिक वीड को एलियन वीड, एलियन नाम से पता चल रहा है कि चलो ठीक है एलियन अपनी कंट्री का नाम है, कहीं बाहर से जो इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर ऑल्सो इसको बोलता है इंट्रोड्यूस्ड वीड, इसको बोला जाता है क्या? इंट्रोड्यूस्ड वीड, एलियन वीड, इंट्रोड्यूस्ड वीड और एक्सोटिक वीड, या फिर हम बोल सकते हैं इनको फॉरेन वीड। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्सोटिक वीड किसे बोलते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में सबसे पहले आएगा आपका पार्थेनियम। पार्थेनियम आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो वीड है, हमने पहले भी पढ़ा था, जो नॉन क्रॉप्ड एरिया है पार्थेनियम उस लैंड का वीड है। तो यहाँ पे जो पार्थेनियम है अपनी कंट्री का नहीं है, इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो बाहर वाले देशों से हुआ है। तो पार्थेनियम आपको ध्यान में रखना है कौन सी वाली कंट्री से आया है। ये आया बच्चों आपकी नॉर्थ अफ्रीका से। फिर हम बात करते हैं लंटाना कैमेरा, जो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी बार पूछा जाता रहा है कि जो लंटाना कैमेरा है उसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? वो है ट्रॉपिकल अमेरिका। फिर हम बात करें आइकॉर्निया क्रेसिपस की, कि आइकॉर्निया जो क्रेसिपस जो वीड है वो भी ऑल्सो एक कैटेगरी इन द एक्सोटिक वीड। वो आपका उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है आपका साउथ अमेरिका, या कौन सी कंट्री से इंट्रोड्यूस हुआ है भारत में? साउथ अमेरिका से। फिर हम बात करेंगे सोरगम हेलेपेंस, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो सोरगम जो हेलेपेंस वीड है वो कौन सी कंट्री का है? वो है यूएसए का। फिर बात करेंगे हम आर्जिमन मैक्सिकाना, जिसको सत्यानासी बोलते हैं। सत्यानासी जो वीड का इंट्रोडक्शन हुआ है वो मैक्सिको से हुआ है। फिर हम बात करेंगे एमरेंथस विडिस, एमरेंथस विडिस यानी कि सेम जो मैक्सिको। ये जो सारे वीड है आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये आपकी कैटेगरी में आते हैं जो है एक्सोटिक वीड, या जिसको हम इंट्रोड्यूस्ड वीड बोल देते हैं, एलियन वीड जिनको हम बोल देते हैं। प्लस आपको इनका जो कंट्री है, इनका जो ओरिजिन है वो ध्यान में रखना है। और आपको साथ में ये ध्यान में रखना है कि ये जो वीड है, मतलब जैसे आर्जिमन मैक्सिकाना की बात करें तो ये एक्सोटिक वीड है, लेकिन ये कौन सी क्रॉप का मेन वीड है? तो आपको ध्यान में रखना है जो अगर आर्जिमन मैक्सिकाना है वो मेनली किसका है? वो सरसों की क्रॉप का वीड है। अगर हम बात करें एमरेंथस विडिस, ये खरीफ क्रॉपों में काफ़ी क्रॉपों में पाया जाता है। अगर बात करें सोरगम हेलेपेंस की तो ये भी सोरगम हो गया, ट्राइडेक्स वगैरह में मिलता है। लेंटाना कैमरा आपको जो फील्ड वाली जो रोड साइड वाला एरिया है वहाँ पे आपको लेंटाना कैमरा देखने को बहुत मिलेगा। पार्थेनियम भी आपको रोड साइड वीड बोलते हैं पार्थेनियम को, वो भी आपको उधर काफ़ी मिलता है। ये फिर बात करी हमने एक्सोटिक वीड की।
फिर हम पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, अभी तक हमने 4 वीड पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे क्रॉप बाउंड वीड, यानी कि वो वीड जो बाउंड है, यानी कि बंधे हुए हैं किनसे, क्रॉप से। ये आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं, तो इसमें आपके आएंगे जो पैरासिटिक वीड्स है वो। अब बात करते हैं हम पैरासिटिक वीड कौन से होते हैं। क्रॉप्ड बाउंड वीड, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जो भी पैरासिटिक वीड है इनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, इनको हम रखते हैं क्रॉप बाउंड वीड की कैटेगरी में, क्योंकि ये जो वीड है ये कोई स्पेशली मतलब ये इनका ना ये वो प्लांट है जो डिपेंड होते हैं अपने होस्ट प्लांट पे, इसलिए इन वीड्स को क्रॉप्ड बाउंड वीड बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो होस्ट होगी ऑफ कोर्स वो क्रॉप होगी, तो वो किसी ना किसी तरीके से अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड होते हैं किस पे, अपने होस्ट प्लांट पे या अपने प्लांट पे। तो यानी ये वो वीड, वो कैटेगरी है वीड की जो क्रॉप से क्या है बच्चों, बाउंड है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, क्रॉप्ड बाउंड वीड। क्या है आपकी किसी भी तरीके से जो आपका बाउंड है, इसलिए इनको बोलते हैं क्रॉप बाउंड वीड। फिर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्रॉप बाउंड वीड है वो क्या होता है। कंप्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट प्लांट, यानी कि वो वीड या वो वीड का वो टाइप जो कंप्लीटली डिपेंड होते हैं किस पे, होस्ट प्लांट पे, या तो वो पूर्णतया होस्ट प्लांट पे अपने जो न्यूट्रिशन के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड होते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं जो पार्शियली डिपेंड होते हैं। अगर कोई भी आपका जो वीड प्लांट है वो कंप्लीटली अपने होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे टोटल पैरासिटिक वीड। यानी बच्चों जो वीड्स यानी खरपतवार अपने होस्ट प्लांट पे पूर्णतया डिपेंड है किसके लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो आएगा टोटल पैरासिटिक वीड। और वो वीड जो पार्शियली डिपेंड है, यानी कि पूर्णतया ना होके पार्शियली डिपेंड है अपने होस्ट प्लांट पर न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम बोलेंगे एज ए पार्शियल पैरासाइट वीड। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि क्रॉप बाउंड वीड में हमने क्या पढ़ा है, पैरासिटिक वीड जो पार्शियली डिपेंड होते हैं होस्ट प्लांट पे या फिर फुल्ली डिपेंड होते हैं कहाँ पे, अपने होस्ट प्लांट पे। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी क्रॉप बाउंड वीड है उसके टाइप्स, जो कि आपके एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो या फिर किसी भी तरीके का एंट्रेंस हो या फिर कंपटीशन एग्जाम हो, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको इनके जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छे से याद करने हैं कि क्रॉप बाउंड वीड या जिनको हम पैरासिटिक वीड्स बोलते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल रूट पैरासाइट। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एक तो वो वीड जो कंप्लीटली डिपेंड है होस्ट प्लांट पे, उनको हम टोटल वाली कैटेगरी में रखेंगे। तो सबसे पहला है अपना टोटल रूट पैरासाइट, यानी कि वो वीड जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, जो अपने होस्ट प्लांट की रूट से लेते हैं, यानी कि वो कंप्लीटली वो वीड किस पे डिपेंड है, अपने होस्ट प्लांट की रूट पे, इसलिए इन वीड को टोटल रूट पैरासाइट कहा जाता है। तो एग्जांपल आपको सबको पता है, ओरेबेंक की जो स्पीसीज है अपनी, वो आपका किसका एग्जांपल है, ओरेबेंके। ओरेबेंके का आपको सेकंड नाम ध्यान में रखना है कि ओरेबेंके को हम क्या बोलते हैं, ओरेबेंके को हम जो दूसरा नाम है वो है ब्रूम रेप भी बोल देते हैं। साथ में आप ओरेबेंके यहाँ पे देख सकते हो कि ओरेबेंके की जो वीड है वो किस तरीके का होता है, और इसके जो होस्ट प्लांट है आपको ये ध्यान में रखना कि ओरेबेंके के जो होस्ट प्लांट है बच्चों वो कौन से हैं, वो मस्टर्ड एंड टोबैको, या फिर हम बोल सकते हैं सोलेनेसी क्रॉप। ये जो ओरेबेंके वीड है इसका जो होस्ट प्लांट है वो क्या है, मस्टर्ड एंड टोबैको। आपको ये विद एग्जाम्पल आपको जो ये याद करने पड़ेंगे कि टोटल रूट पैरासाइट में हम किसको रखना है, या फिर पार्शियल रूट पैरासाइट में हमको किस में रखना है। अगर हम पार्शियल रूट की बात करें तो पार्शियल रूट का आपका जो एग्जांपल है बच्चों वो है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा का जो दूसरा नाम है उसको हम विच वीड भी बोलते हैं। स्ट्राइगा देखने में कुछ ऐसा लगता है, आप इमेज देख के यहाँ समझ पा रहे होंगे। अगर स्ट्राइगा की होस्ट प्लांट की बात करें तो शुगर कैन हुआ, सोरगम हुआ, मिलेट्स, यानी आपका जो गन्ना है और जो सोरगम है, जवार है, और जो मिलेट्स है वो आपके एग्जाम्पल है। वो किसके एग्जाम्पल है, पार्शियल रूट पैरासाइट, या फिर मतलब बोल सकते हैं स्ट्राइगा। स्ट्राइगा जो विच वीड है जो पार्शियली डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, शुगर केन की, सोरगम की, मिलेट्स की रूट पर अपना जो नरिशमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ये हो गए आपके टोटल रूट पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट। अब जो हम चलते हैं, हमने टोटल स्टेम पैरासाइट या फिर हम बोलेंगे जिसको पार्शियल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट यानी वो वाले वीड जो अपने जो फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है किसके ऊपर, तने के ऊपर,
कंप्लीटली डिपेंड है स्टेम के ऊपर, इसलिए इनको रखा है हमने टोटल स्टेम पैरासाइट। तो टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल है कस्कूटा। कस्कूटा जिसको हम डोडर भी बोलते हैं, हिंदी में जिसको अमरबेल भी बोला जाता है। यहाँ से आप देख के समझ पा रहे होंगे कि अमरबेल है वो किस तरीके की दिखती है। अगर बात करें हम होस्ट प्लांट, तो इसका जो अमरबेल है या कस्कूटा है या फिर डोडर है, इसका आपका होस्ट प्लांट क्या है? तो इसका आपका होस्ट प्लांट है लूसर्न और बरसीम। लूसर्न और बरसीम से आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चों जो बरसीम है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बरसीम को हम क्या बोलते हैं? बरसीम को हम किंग बोला जाता है। अगर किंग ऑफ फॉडर की बात करें, यानी फॉडर का किंग कौन है, तो आपका जो आंसर है वो है बरसीम। अगर हम लूसर्न की बात करें कि फॉडर की जो क्वीन है वो क्या है, तो वो है आपकी लूसर्न। तो बरसीम क्या है? किंग ऑफ फॉडर, और जो लूसर्न है वो आपकी है क्वीन ऑफ फॉडर। तो जो टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जांपल आ गया वो आपका आ गया कस्कूटा, जिसको हम बोलते हैं डोडर और अमरबेल, प्लस आपको इसके होस्ट प्लांट है वो ध्यान में रखना है लूसर्न और बरसीम। फिर हमारा जो नेक्स्ट है पार्शियल स्टेम पैरासाइट, यानी कि वो वाले जो वीड जो कंप्लीटली न्यूट्रिशन के लिए स्टेम पे डिपेंड नहीं है, पार्शियली डिपेंड है, तो उनको हम रखेंगे पार्शियल स्टेम पैरासाइट में। एग्जाम्पल की हम बात करें तो लोरेंथस जिसका दूसरा हम डेंड्रोफ्थे भी बोल देते हैं। जो लोरेंथस है उसी का ही तो दूसरा नाम है वो डेंड्रोफ्थे है। अगर हम इसके होस्ट प्लांट की बात करें तो इसके होस्ट प्लांट है प्लांटेशन क्रॉप, चाहे वो मैंगो, टी, कॉफी, यानी जो भी आपकी जो हॉर्टिकल्चरल जो प्लांटेशन क्रॉप है, जो वो क्रॉप जो एक लार्ज एरिया पे लगाई जाती है, जैसे मैंगो हो गया आपका, टी हो गया, आपकी कॉफी हो गई, ये जो एग्जाम्पल है वो है आपके पार्शियल स्टेम पैरासाइट के। तो अभी हमने पढ़े क्रॉप बाउंड वीड या पैरासिटिक वीड, जो किसी ना किसी तरीके से किस पे डिपेंड है, या तो रूट पे टोटल डिपेंड है, या फिर पार्शियली रूट डिपेंड है, या फिर बोल सकते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट, या फिर हम बोल सकते हैं जिनको पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अब हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ऑब्जेक्शनल वीड, कि ऑब्जेक्शनल वीड किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखनी पड़ेगी। इट इज द नोक्शियस वीड whose seeds is difficult to separate from crop seed after contamination। यानी ऑब्जेक्शनल वीट हम उन वीड्स को बोलेंगे जिनके जो बीज है, या हम बोल सकते हैं जिनके सीड है, अगर हमारी जो मेन फसल है अपनी क्रॉप के साथ अगर मिक्स हो गए हैं तो उनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों देखो, एक तो होता है मिमिक्री वीड, एक होता है ऑब्जेक्शनल वीड, इनमें छोटा सा डिफरेंस है। अगर मिमिक्री की वीड की बात करें तो मिमिक्री वीड उन वीड्स को कहा जाता है जो नकल करते हैं अपना जो मेन प्लांट है उसके, मतलब हू बहू नकल करते हैं। जैसे वेजिटेटिव की, जैसे अपना जो मान लो कि गेहूं ने अपनी अच्छी खासी हाइट पकड़ ली, तो अगर वहां पे मिमिक्री वीड, तो मिमिक्री वीड क्या होता है, वो भी अच्छी खासी अपनी हाइट पकड़ लेता है। उन दोनों प्लांट्स या उन दोनों पौधों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अपना ओरिजिनल प्लांट है, कौन सा अपना मिमिक प्लांट है। बट अगर हम ऑब्जेक्शनल वीड की बात करें तो यहाँ पे हम स्पेशली ध्यान रखते हैं कि जो सीड है, यानी कि जो आपके बीज है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। यहाँ पे उनका मतलब हाइट, जो उनकी मॉर्फोलॉजी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सीड्स की, कि अगर एक बार कंटामिनेशन हो जाए, जो सीड्स हैं वो उसमें क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, फिर उन सीड को हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सी अपनी मेन क्रॉप का सीड है प्लस कौन सा अपना वीड है। इसलिए इनको ऑब्जेक्शनल वीड बोला गया है, यानी कि वो वीड जिनके सीड है बहुत मुश्किल है सेपरेट करना जो अपनी मेन क्रॉप से। फिर एग्जाम्पल की बात करें ऑब्जेक्शनल वीड को, आपको स्पेशली सारे एग्जाम्पल्स आपको एज इट इज यूं के यूं आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पूछा जाता है। अगर बात करें वीट की, जो वीट की बात करें तो जो वीट क्रॉप है उसका जो ऑब्जेक्शनल वीट है वो क्या है बच्चों, वो है कॉन्वल्वेंस आर्वेंसिस, यानी जो हिरणखुरी है वो किसका ऑब्जेक्शनल वीट है, वो ऑब्जेक्शनल वीट है वीट का। फिर हम बात करें मस्टर्ड यानी सरसों, अगर सरसों के ऑब्जेक्शनल वीट की बात करें तो सरसों का जो ऑब्जेक्शनल वीट है वो है आर्जिमोन मैक्सिकाना। फिर अगर बात करें राइस की, कि राइस का ऑब्जेक्शनल वीट कौन सा है, तो वाइल्ड राइस जिनको आइकनक्लोवा स्पीसीज बोल देते हैं। फिर लूसर्न है, लूसर्न का काइकोरियम इंटाइबस है। फिर मेथी है, मेथी का है मेलियोलोटस स्पीसीज। फिर आपको ये जो ऑब्जेक्शनल वीट है ये एज इट इज यूं के यूं आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका वीट है काफ़ी बार एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता रहा है कि जो वीट का जो ऑब्जेक्शनल वीट है वो कौन सा, तो आपको ध्यान में रखना है वीट का जो ऑब्जेक्शनल वीट है बच्चों वो कौन सा है, वो आपका कॉन्वलेस आर्वेंसिस। और मैंने आपको समझा दिया जिनके सीड है ना वो इतने सिमिलर होते हैं कि अपन उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते, बिल्कुल मतलब बिल्कुल हम कह सकते हैं सिमिलर होते हैं, उनको हम रखेंगे ऑब्जेक्शनल वीट की कैटेगरी में। फिर जो अपना नेक्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिविटी, यानी जो खरपतवारों का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर, रिलेटिविटी के। बच्चों ये वाली जो स्लाइड है ऑब्जेक्शनल वीट,
जो आपको पीछे जो इमेज दिख रही है वो हिरणखुरी की इमेज है, यानी कि वीट में जो ऑब्जेक्शनल वीट है आपका हिरणखुरी, जिनको कॉन्वलेस अर्वेंसिस बोलते हैं, ये उसकी इमेज है। तो आपको इनकी सारी जो इमेज है वो भी आप ध्यान में रखते हुए पढ़ना, आपको ज़्यादा आसान रहेगा पढ़ना। फिर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वीट, यानी रिलेटिविटी के आधार पर जो आपके जो खरपतवार है उनका वर्गीकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वीट। एब्सोल्यूट वीट यानी कि जो एक्चुअल में वीड है, यानी कि वो सिर्फ वीड ही है, ऐसा नहीं कि उनको मतलब वो कहीं भी जाओ, एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल वीड, यानी कि वो वीड ही रहेंगे। तो यानी कि आपका एग्जांपल पढ़ते हैं हम आर्जिमोन मैक्सिकाना। अगर हम सत्यानाशी की बात करें तो सत्यानाशी आपका क्या है, एब्सोल्यूट वीड की कैटेगरी में आता है। चाहे वो कोई भी एरिया में लगे, किधर भी लगे, उसको हमेशा हम कंसीडर करेंगे कि वो खरपतवार है, वो कोई भी, चाहे कोई भी जगह पे हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी पोजिशन हो, किधर भी हो, तो उनको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट वीड। फिर सेकेंड है हमारा रिलेटिव वीड। अगर हम रिलेटिव वीड की बात करें तो एग्जाम्पल आपको समझने में मदद करेगा कि रिलेटिव वीड आखिर में होते क्या है। जैसे हमने की फसल लगाई गेहूं की, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, वापस हम गेहूं का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने जो फसल लगाई वो गेहूं की, बट गेहूं के जो फील्ड है, या हम बोल सकते हैं जो गेहूं का जो एरिया है जहां पे हमने गेहूं उगा रखा है, ग्रो कर रखा है, वहां पे अगर बारले आ गया हो। अब वैसे तो बारले वीड नहीं है, आपको सबको पता है कि बारले जो है वो भी एक मेन क्रॉप है, बट अगर वीट की क्रॉप में लगाई हमने, गेहूं की क्रॉप है, बट वहां पे किसी न बारले की जो बूटे हैं वो आ चुके हैं, तो वो आपका एग्जाम्पल होगा बच्चों रिलेटिव वीड का, यानी कि वो वीड जो अनडिजायरेबल क्रॉप प्लांट इन द मेन क्रॉप प्लांट होते तो एक्चुअल में एक क्रॉप है, बट ये अनडिजायरेबल, इसको हम अनडिजायरेबल बोलेंगे क्योंकि हमको वो वहां पे नहीं चाहिए उस वक्त। जब हमने वीट लगाया, हमने गेहूं लगाया, जब हमको वहां पे बारले नहीं चाहिए, फिर भी किसी न किसी तरीके से बारले उग आया है, तो उसको हम रखेंगे रिलेटिव वीड की श्रेणी में। वो पूरा वीड नहीं, बारले वीड नहीं है, बट वो वीट में इस टाइम एक वीड की तरह जो भूमिका है वो निभा रहा है, इसलिए इसको हम ना रिलेटिव वीड की श्रेणी में रखेंगे। फिर थर्ड हम कैटेगरी की बात करते हैं रॉग वीड। रॉग वीड अगर हम बात करें तो वो प्लांट, जैसे कि प्लांट ऑफ C306 वैरायटी ग्रोन इन राज 4037 वैरायटी ऑफ वीट। वापस से जो अपना कॉमन एग्जांपल है वीट का लेके चलेंगे। मान लो सपोज करो कि हमने वीट की वैरायटी उगाई है C306, चलो C306 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वैरायटी अभी बंद हो चुकी है, जिसको फार्मी कणक बोला जाता था। राज 4037 सपोज करो कि हमने अपना फील्ड लगाया, वहां पे हमने जो वैरायटी गेहूं की ली है वो ली है राज 4037 वैरायटी हमने ये उगाई है, पर उसमें जो सीड है आपका, या फिर जो वैरायटी कुछ बीज या फिर कुछ सीड है वो आपके C306 के आ चुके हैं। तो जो बच्चों जो ये वाली जो सिचुएशन, ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी आएंगी रॉग वीड में, यानी कि एक ही फसल की दो वैरायटी ली है हमने, मान लो कि हमने एक वैरायटी किसी दूसरी वैरायटी के बीजों का उधर आके मिल जाना, रॉग वीड। और रिलेटिव वीड यानी कि किसी रिश्तेदार का आ जाना। हम वीट में बारले को एक तरीके से रिलेटिव रिश्तेदार कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि हमने लगाया वीट है बट कोई आ गया उसी की जो फैमिली का कोई और पौधा, बारले हो या फिर सपोज करो ओट हो, तो वो आएगा आपके रिलेटिव वीड की श्रेणी में। और अगर वैरायटी की दिक्कत आ रही है, यानी वैराइटल एडमिक्सचर हुआ है, वैरायटी अपने कोई और ली पर दूसरी वैरायटी का वीड आ गया, वो आएगा आपकी रॉग वीड की श्रेणी में। आई थिंक आप ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो रिलेटिविटी के आधार पे जो हमने खरपतवारों का वर्गीकरण करा है वो तीन तरीके से करा है, एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया, रॉग वीड हो गया। आपको तीनों को एग्जाम्पल याद रखने हैं। साथ में जो आपके बहुत सारे एग्जाम हैं उनमें हमेशा से जो आपका रोग वीड है ये पूछते आए हैं कि रोग वीड कौन सा होता है। तो बच्चे कई बार क्या रिलेटिव और रोग में कंफ्यूज आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वैराइटल जो एडमिक्सचर होता है वो रोग वीड का एग्जांपल है, प्लस आपका जो रिलेटिव का है मतलब किसी उसी फैमिली की किसी अन्य फसल का आ जाना, तो हम उसको भी क्या करेंगे, वीड कंसिडर करेंगे। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल, यानी कि खरपतवारों का वर्गीकरण उनकी लाइफ साइकिल पे के आधार पे, यानी कि जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनुअल वीड। एनुअल वीड बच्चों वो वीड होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली होती है एक साल में, या हम बोल सकते हैं एक सीजन के वीड। जैसे कोई गेहूं का कोई वीड हो गया, या आपके कोई राइस का वीड हो गया, या आपके फिर किसी तरह ग्राम का वीड हो गया, जिन्होंने अपनी जिनकी लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाती है, या फिर बोलते हैं विद इन एक सीजन में, यानी एक सीजन में जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, उनको हम रखेंगे एनुअल वीड। एनुअल का जो हिंदी का अर्थ होता है वो भी वार्षिक होता है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो जो एग्जाम्पल है एनुअल वीड का, अगेन वो आपका है वो चिनोपोडियम है,
जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है बच्चों, वो है चिनोपोडियम। जो चिनोपोडियम एल्बम है वो आपका एनुअल वीड है। फिर हम एवेना फटुआ की बात करें, यानी कि वाइल्ड जो ओट है इसको हम एवेना फटुआ बोलते हैं। जो आपका वाइल्ड ओट है वो भी आपका एनुअल वीट है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे बाइनियल वीट की, कि बाइनियल वीट क्या होते हैं, जो कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यानी वो वीट जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं विद 2 ईयर्स में। फर्स्ट ईयर वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करते हैं, यानी कि जो उनका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, हाइट वगैरह लेना। फिर सेकेंड ईयर वो अपने रेप्रोडक्टिव जो ग्रोथ है या फिर रेप्रोडक्टिव फेज हम बोल सकते हैं, जो सेकेंड ईयर अपनी रेप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट करते हैं उसको हम रखेंगे बाइनियल वीड की कैटेगरी में, यानी जो कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स। एग्जाम्पल है डोकस कैरोटा, जिसको हम वाइल्ड कैरोट बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे डोकस कैरोटा पर यहाँ की एग्जाम्पल आया, तो डोकस कैरोटा का हम किसके नाम से जानते हैं बच्चों, डोकस कैरोटा का हम जानते हैं वाइल्ड कैरेट। या फिर हम बात करेंगे वाइल्ड अनियन है, जो आपका वाइल्ड अनियन है वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी आपका एग्जाम्पल है बाइनियल वीट का। फिर हम बात करें जंगली गोभी, जंगली गोभी भी आपका एग्जाम्पल है बाइनियल वीट का। आपको सारे जो पूरे वीट में आपको स्पेशली आपको एग्जाम्पल से ध्यान में रखना है कि कौन सा किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, किसका मतलब कौन से वाले जो टाइप है उसका कौन सा एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं पेरेनियल वीट, यानी कि वो वीट जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में 2 साल से ज़्यादा लग सकते हैं, या फिर 2 से 3 साल, या मोर देन भी 2 ईयर या 3 ईयर। तो इसमें एग्जाम्पल आएगा आपका साइप्रस रोटंडेंस। आप जो पीछे जो आप इमेज देख पा रहे हैं बच्चों, ये है आपका साइप्रस रोटंडेंस की इमेज। फिर बात करते हैं सोरगम हेलेपेंस और लेंटाना कैमरा, जो सारे के सारे जो एग्जॉटिक वीड है, जिनको हम एलियन वीड बोलते हैं या फिर हम इंट्रोड्यूस्ड वीड बोलते हैं, वो ज़्यादा के सारे बच्चों को क्या है, वो पेरेनियल वीड की कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो आपका साइप्रस हो, सोरगम हो, लेंटाना हो, या फिर आपका पार्थेनियम हो, ये सारे के सारे जो वीड है आपके पेरेनियल वीड आते हैं। अगर हम साइप्रस रोटंडेंस, अब हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पिछले 2-3 सालों से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में कि जो साइप्रस रोटंडेंस है वो मेन वीड कहाँ का है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो साइप्रस जो वीड है वो राइस का एक मेन प्रॉब्लम बन चुका है। जो राइस के जो फील्ड होते हैं वहाँ पे आइकिनक्लोवा स्पीसीज, यानी कि हम बोल सकते हैं जो जंगली चावल, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड राइस फील्ड का है। इसके अलावा हम साइप्रस रोटंडेंस की बात करें तो जो साइप्रस जो आपका वीड है वो ऑल्सो वीड कहाँ का है, वो वीड है बच्चों आपका राइस का, यानी साइप्रस रोटंडेंस। अब साइप्रस रोटंडेंस की एक खास बात हम कर लेते हैं कि जो साइप्रस है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक वीड है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए क्यों है, क्योंकि जो साइप्रस है वो ऑलमोस्ट जो 52 कंट्रीज है, नहीं 52 क्रॉप्स है, हम बोल सकते हैं कि जो 52 क्रॉप्स, यानी कि 52 जो क्रॉप्स है वो साइप्रस रोटंडेंस की वजह से अफेक्टेड है, प्लस 92 कंट्रीज। यानी अगर बात करें तो साइप्रस रोटंडेंस की ना वो फर्स्ट जगह पे है जो सबसे ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, प्लस ये 52 क्रॉप को अफेक्ट करता है, यानी कि 52 क्रॉप को ये अफेक्ट करता है। साइप्रस रोटंडेंस है वो सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं प्रॉब्लमेटिक वीड है, यानी जिसका सबसे फर्स्ट नंबर पे जिसका नाम आता है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, हमने 3 तरीके के पढ़े। फिर अपना नेक्स्ट है पॉइजनस वीड। पॉइजनस वीड किसे बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है कि वो वाले वीड्स जिनमें किसी न किसी तरीके का जो पॉइजन होता है। दीज कोज इलनेस ऑन लाइफ स्टॉक रिजल्टिंग इन डेथ एंड ग्रेट लॉस, यानी कि ये वो वाले वीड होते हैं जो आपके फील्ड में लगे होते हैं पर किसी भी तरीके से फूड सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। जैसे कि मान लो कि आपकी जो लाइफ स्टॉक है उसने किसी तरीके से कंज्यूम कर लिया हो, मतलब ड्यूरिंग ग्रेजिंग, तो इन वीड की वजह से कई बार बहुत भारी लॉसेस होते हैं, प्लस डेथ तक होने की भी संभावना रहती है। तो उन वीड्स को हम रखेंगे पॉइजनस वीड, यानी कि आपके जो जहरीले खरपतवार। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं धतूरा। जो धतूरा है कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आपका ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कौन सा वीड है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो धतूरा, वो जो धतूरा जो आपका वीड है वो आपका जिम्मेदार है किसके लिए, रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिमिक्री वीड। हमने पहले ही पढ़ा था, एक तो ऑब्जेक्शनल वीड पढ़ा था हमने, याद करो बच्चों, जहाँ पे मैंने बताया था कि जो सीड है वो मिक्स हो जाते हैं, जिनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट मिमिक्री वीड क्या होता है, वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली जो अपनी मेन क्रॉप है, मेन फसल है, उसके जैसे के जैसे दिखते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कौन सा बूटा अपनी मेन फसल का है प्लस कौन सा बूटा अपना मिमिक्री वीड है। जैसे बात करें आइकिनक्लोवा कोलोनम इन राइस, तो अगर वहाँ पे सपोज करो राइस का फील्ड है, राइस का पौधा भी लगा हुआ है
और आपका जो आइकन क्लोवा जो आपका पौधा है, वीड है, वो खरपतवार वहाँ पे आ गया, तो हम पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो मॉर्फोलॉजिकली वो इतने सिमिलर होते हैं कि कौन सा अपना जो बूटा है वो राइस का है, कौन सा बूटा अपना आइकन क्लोवा का है। सेम उसी तरीके से अगर हम वीट की बात करें तो वीट में जो एवेना फटुआ और फेलेरिस माइनर वो एग्जाम्पल है आपके मिमिक्री वीड के। अगर आपने वीट में आपकी जहाँ पे गेहूं की फसल लगी है वहाँ पे एवेना फटू आ गया, या फिर फेलेरिस माइनर यानी कि जंगली जई बोलते हैं जिसको, इसको गेहूं का मामा बोला जाता है, वो आ गया, हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अपना वीट का प्लांट है, कौन सा अपना जो ये अपने जो एवेना फटुआ या फिर फेलेरिस माइनर जो कि खरपतवार है उनके प्लांट है, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल एग्जैक्ट वो इतनी अच्छे से मिमिक्री करता है, इसलिए इनको रखा है मिमिक्री वीड की कैटेगरी में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि जो फेलेरिस माइनर इन वीट, यानी आपका जो फेलेरिस माइनर है जिसको हम गुल्ली डंडा वीट बोलते हैं, गेहूं का मामा भी बोलते हैं, अगर वो वीट में आ जाए तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है आपका मिमिक्री वीड का। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। साथ में जो मैंने पहले बताया था कॉन्वोलस अर्वेंसिस, वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है ऑब्जेक्शनल वीड का, यानी जिसके सीड बहुत मुश्किल है सेपरेट करना।